जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज में से अगला टॉपिक देखेंगे। पंचायत पदाधिकारियों की पदमुक्ति इस वीडियो में हम आज कवर कर रहे हैं। और हमारे जो बुक का आधार होगा वो हरिराम पटेल सर की वस्तुनिष्ठ किताब। ठीक है, तो उससे हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और साथ में इसमें जो व्याख्या दिया हुआ है वो भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्या सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये बार बार ऐड आ जाता है स्क्रीन में। ठीक। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो ये गलत है ना? ये गलत हो जाएगा। अ, अगला है, यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये कथन सही है। यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ये भी सही है। यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये कथन गलत है ना? ये कथन गलत है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। ये कथन सही है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ये कथन गलत है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 6। 1, 4 और 6 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न व्याख्या दिया हुआ है पिछले प्रश्न का, हम पढ़ लेते हैं एक बार। सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न प्रक्रिया है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये याद रखिएगा। जिनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। जिनकी संख्या निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। यहाँ नोट में दिया हुआ है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर, अ, कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष होने पर, पूर्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर। ठीक है, तो सरपंच के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव किस कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते हैं और कार्यकाल समाप्ति में 6 माह अगर बचा हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। और पूर्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर हम नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं। पदच्युति के पदच्युति प्रस्ताव द्वारा, तो ये गलत है ना? पदच्युति नहीं हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हम है ना हटा सकते हैं, तो ये कथन सही है। कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, ये कथन भी सही है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा, तो ये भी सही है। कुल संख्या के आधे से अधिक के द्वारा, ये गलत है। और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सॉरी, बी, सी और डी। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले व्याख्या में भी देखा था, कलेक्टर के समक्ष। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कलेक्टर के समक्ष।
चलिए अगला हम देखते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरपंच कलेक्टर के समक्ष 7 दिनों के भीतर अपील करेगा, जिसमें कलेक्टर प्राप्त आवेदन के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो अंतिम और सर्वमान्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरपंच के विषय में क्या सही है? ठीक है, क्या सही है पूछा गया है। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये कथन सही है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, प्रत्यावर्तित भी हम कर सकते हैं। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, तो ये कथन भी सही है। यदि 3 अवसरों पर ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए वह असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। तो इस प्रश्न के आधार पर हमें पूछा गया है क्या सही है, तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्तित का मतलब आप समझते होंगे। प्रत्यावर्तित का मतलब होता है पुनर्स्थापना, है ना, पुनर्स्थापना कह सकते हैं, या ऐसा है ना, जब कोई व्यक्ति अपना अपना अधिकार किसी को दे देता है ना, जब कोई व्यक्ति अपना अधिकार किसी को दे देता है लेकिन उसको, है ना, आने वाले समय में या भविष्य में उसको वापस पाने का अधिकार रखता हो, उसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं, या प्रत्यावर्तित कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे सरपंच के पद मुक्त होने का, है ना, प्रोसेस दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। सरपंच निम्नलिखित पद्धति से पदमुक्त हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें से सरपंच जो है अपने पद से पदमुक्त हो सकता है। तो एक तो हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, निलंबन द्वारा, त्याग पत्र द्वारा, या प्रत्यक्ष हटाना। इसके अलावा सदस्यों या पंचों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। और इसके अलावा है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। और अगला है, ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में कोरम पूर्ति न होने पर, यानी कि गणपूर्ति न होने पर, संबंधित पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा 2 आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर उसे हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी, है ना। तो ये 8 तथ्य हैं, तो ये 8 तथ्य आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल में। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सही है। सरपंच को एक पदच्युति प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, हमने अभी अभी देखा व्याख्या में। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये कथन भी सही है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, ये कथन भी सही है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता, है ना, असफल हो रहा है तो उसे और एक बार मौका दिया जा सकता है। सरपंच को निदेशक पंचायत द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है। सरपंच को किसी भी पदच्युति प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी, यानी कि राजस्व विभाग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये वाला कथन भी आप याद रख लीजिए। सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी
यानी कि राजस्व विभाग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं कैसे हटा सकते हैं इनको। तो एक तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा हटाया जा सकता है, जब वह ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाए तो ये गलत है, उसे मौका दिया जाता है। जब ग्राम पंचायत की बैठकों में 3 बार गणपूर्ति ना हो तो ये कथन सही है। जब ग्राम सभा की 3 लगातार बैठकों में गणपूर्ति ना हो तो हटा सकते हैं, है ना? ये कथन गलत है ना? जब ग्राम सभा की बैठकों में उसका अधिक विरोध हो, है ना? ये कथन भी गलत है। तो उत्तर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है ना? तो आप याद रखिए, प्रश्न रिपीट होते हैं और सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न है। कैसे हटा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, यदि वह ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में गणपूर्ति में असफल होता हो तो भी उसको वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा, जिला कलेक्टर नहीं हटा सकता है, ठीक है। अनुविभागीय अधिकारी हटा सकता है उसको, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? सेम प्रश्न है ना? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, यदि वह ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में गणपूर्ति में असफल होता है तो हटा सकते हैं, जिला कलेक्टर द्वारा नहीं हटाया जा सकता। उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, सेम प्रश्न है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्यता को कहाँ चुनौती दे सकता है? अब इसका उत्तर याद रखिएगा, संचालक जो पंचायत का है, पंचायत का जो संचालक होता है उसके समक्ष, है ना? चुनौती दे सकता है। कौन? जनपद पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओहो, अगला व्याख्या दिया हुआ है। आ, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जनपद पंचायत अध्यक्ष संचालक पंचायत के समक्ष 10 दिनों के भीतर अपील कर सकता है, ठीक है। जिसमें संचालक पंचायत प्राप्त आवेदन के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जो सरपंच का हमने देखा था, तो सरपंच जो है वो अ, उसके विरुद्ध अगर कुछ अविश्वास प्रस्ताव होता है तो वो कलेक्टर के सामने, है ना, कलेक्टर के सामने अपना अपना अपील कर सकता है, कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर, ठीक है। और जो कलेक्टर है वो 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा। लेकिन यहाँ पे जनपद पंचायत अध्यक्ष के बारे में हम देख रहे हैं, तो याद रखिएगा जनपद पंचायत अध्यक्ष जो है इसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वह 10 दिनों के भीतर अपने लिए अपील कर सकता है। और जो संचालक पंचायत है ना, जो संचालक है पंचायत का, वो 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या सही है? चलिए देखते हैं क्या सही है। प्रस्ताव स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये गलत है। प्रस्ताव निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी गलत है। प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन सही है। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए,
तो ये कथन गलत है। प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये कथन भी गलत है। ठीक है। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। यहाँ पे कथन अम, जो दिए हुए हैं, है ना, वो आप स्पष्ट तरीके से देखिए। प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन गलत है। किंतु प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के, है ना, उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है। और तो इस ये कथन सही है। ठीक है। तो हमें पूछा गया है क्या सही है ना। तो उत्तर हो जाएगा 3 और 6। 3 और 6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। व्याख्या है, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है जिला पंचायत के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है। उसे पद से कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हटा सकते हैं। 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव, ये भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं ही होगा, क्योंकि अ, चलिए मैं आपको व्याख्या ही दिखाती हूँ सीधे से। जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न प्रक्रिया की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, जिनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कथन, ये तथ्य आप याद रखिए। ठीक है। किसके बारे में? जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध, है ना, वो अध्यक्ष का था और ये वो भी पूछा गया है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या सही है। चलिए देखते हैं। यह कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये गलत है। यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है। ये कथन सही है। ये उपाध्यक्ष के बारे में है। ठीक है। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। ये कथन सही है। यहाँ पे ना कथन जैसे जो वाक्यांश जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये याद रखिएगा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है। और अगला है, यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए, ये गलत है। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ये गलत है। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी, ये कथन सही है। ठीक है। शासकीय अधिकारी द्वारा ही बैठक की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहती हूँ, पूछा क्या गया है, क्या सही है। तो 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये उपाध्यक्ष के विषय में है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, 2 स्थान रिक्त है। पंचायत में उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का विचार हुआ। मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में और 9 मत विरोध में है। 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया, तो क्या होगा? तो सिंपल सा है, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया और 9 मत विरोध में है और 19 मत प्रस्ताव में है, पक्ष में है। तो हो जाएगा, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध। ठीक है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या सही है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन गलत है। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन सही है। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के 2/3 निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन सही है। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये कथन गलत है। ऐसे बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा, तो ये गलत है। ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन भी गलत है। ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है, ये कथन सही है। ऐसे पारित प्रस्ताव की वैधता को उपाध्यक्ष चुनौती दे सकता है, तो बिल्कुल चुनौती वो दे सकता है। ठीक है, और किसके समक्ष चुनौती दे सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए और देखते हैं, उत्तर हो जाएगा 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं। उपस्थित तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो क्या होगा? यहां भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है पूछा गया है। ग्राम पंचायत के पंच को, ठीक है, चलिए देखते हैं। पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है, ये कथन भी गलत है। पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है, ये कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में ये सही है। पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसे नियोजन स्वीकार कर लिया है,
ये कथन सही है। ठीक है, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है, ये कथन सही है। अगला है, वह पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है। तो ये सही है ना? तो पद से हटा सकते हैं। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है। ये कथन गलत है। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ये कथन सही है। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। तो हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 2, 3, 5 और 6। 2, 3, 2, 3, 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला व्याख्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। यदि वह व्यक्ति 30 वर्ष से कम का है और साक्षर नहीं है, तो वह अनर्ह हो जाता है। किंतु यदि 30 वर्ष से अधिक है और साक्षर नहीं है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, उसे निम्न आधार पर पद से हटाया जा सकता है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने अपना नियोजन स्वीकार कर लिया है ना? तो हटा सकते हैं। और वह पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो उसे हटा सकते हैं। और उसने ये किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हो, तो उसे पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, तो क्या होगा? तो जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए, तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, है ना? टेम्पररी अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। ठीक है, जो वहां पे सदस्य हैं जिला पंचायत के, वहां पे स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए, तो जिला पंचायत सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होगा। स्थानापन्न का मतलब होता है उसकी जगह पर। ठीक है, जिसे स्थानापन्न अध्यक्ष कहेंगे। किंतु किसी भी परिस्थिति में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो उपाध्यक्ष जिसको चुन लिया गया है, वो अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं बन जाएगा, नहीं बन सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रहेगा। तो किसी भी परिस्थिति में पद रिक्त नहीं होगा, उसकी जगह पे दूसरा अध्यक्ष, है ना, हम लेकर के ही आएंगे। ये हो जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन के विषय में। अगर वो निलंबित हो जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, चलिए याद रखिएगा चीजों को। अगला देखते हैं। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए, तो क्या होगा? तो सेम प्रश्न है ना? जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी। चलिए अगला देखते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए, तो क्या होगा? तो सेम सेम प्रश्न है जी, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बस ऑप्शंस आगे पीछे ऊपर नीचे से करके दे दिया गया है, बाकी प्रश्न वही है अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए अगला है। यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे, तो क्या होगा? पद त्याग पत्र दे देगा, तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो पंचों द्वारा अपने में से किसी एक पंच को सरपंच के रूप में निर्वाचित किया जाएगा, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहेंगे। ठीक है, किंतु किसी भी परिस्थिति में उप सरपंच
कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच नहीं बनाया जाएगा। और किसी स, किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित नहीं किया जाएगा, अपितु पंचों में से किसी एक का चयन स्थानापन्न सरपंच के रूप में किया जाएगा। प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा नहीं की जाएगी, है ना। प्रभार कभी कभी ऐसे किसी नौकरी में पद का भार दे दिया जाता है ना, तो उस तरह से, है ना, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए अगला है, अगला प्रश्न, सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं? प्रत्यावर्तित का मतलब पुनर्स्थापना या उनकी जगह पे किसी को और किसी और को लेना। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाए। ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए। ये कथन गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है क्योंकि पहला वाला सही है ना। उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो, तो ये कथन भी गलत है। उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 साल पूरा कर लिया हो, ये कथन सही है ना। उस कंडीशन में हम उसे प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच के ने अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो, ये कथन गलत है। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा ना कर पाया हो, है ना, तो उस कंडीशन में भी, है ना, हम प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, तो ये कथन सही है। तो उत्तर क्या होगा? ए, डी और एफ। ए, डी और एफ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के सरपंच को प्रत्यावर्तन के विषय में निम्न प्रक्रियाएं की जाती है। सरपंच को प्रत्यावर्तन के लिए करने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है और अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं, तो इस प्रकार बहुमत पारित होने पर सरपंच का पद तात्कालिक रूप से रिक्त समझा जाएगा। फिर अगला है, उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जब पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। ठीक है, 2.5 वर्ष उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हम प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया लगा सकते हैं। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो जाए। उपचुनाव हो गया है ना। अ, उस उपचुनाव के बाद जब अगर कोई सरपंच बना है तो उसका आधा कार्यकाल पूरा ना हो जाए, तब भी हम प्रत्यावर्तन नहीं लगा सकते। और यहाँ पे नीचे में कुछ लिखा हुआ है, 1 मिनट में देख करके बताती हूँ आपको। जब कार्यकाल 6 माह बाकी हो, यहाँ लिखा हुआ है 6 माह, जब कार्यकाल 6 माह बाकी हो। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल में अगर 6 माह बाकी है तो उस कंडीशन में भी प्रत्यावर्तन नहीं लगा सकते। किसके विषय में? सरपंच के विषय में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्न में क्या सही है? तो आई थिंक अगले स्लाइड में है अगला प्रश्न आधा।
चलिए यहां से प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या सही है पूछा गया है। सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये कथन सही है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है व्याख्या में, नहीं कर सकते। चलिए अगला देखते हैं। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये कथन सही है। प्रत्यावर्तन करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, ये कथन भी सही है। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकती है, ये कथन गलत है। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है, ये कथन सही है। ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ये कथन गलत है। हमें पूछा क्या गया है, पिछला स्लाइड देखते हैं, क्या सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक, एक, 3, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो उप सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से तो इसका चुनाव होता है जी, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उप सरपंच को प्रत्यावर्तित करने का जो प्रोसेस है उनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका प्रत्यावर्तन नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत के उपसरपंच का प्रत्यावर्तन नहीं होता, ठीक है, जैसे भी मैंने बोला, प्रत्यावर्तन नहीं होता क्योंकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाती है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, है ना, उनका उनके विरुद्ध प्रत्यावर्तन होता है। उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन, पद से हटाना ये एवं या स्वयं त्यागपत्र द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये दोनों कथन। चलिए अगला देखते हैं। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो वो वहां का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है, उत्तर याद रखिएगा, वह वहां का सदस्य नहीं रहेगा। अगला देखते हैं। अगला है, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो पंच को हम प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, उप सरपंच को नहीं कर सकते, सरपंच को कर सकते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष को भी नहीं कर सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी नहीं कर सकते, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष को भी नहीं कर सकते हैं, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को हम प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। तो हो जाएगा 1, 3 और 7, 1, 3 और 7, 1, 3 और 7, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है व्याख्या, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न काल के प्रावधानुसार लिया गया उत्तर है ये पिछला वाला। और इसके अलावा व्याख्या में दिया हुआ है, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया उस पंचायत अधिकारी के विरुद्ध लाया जा सकता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। इस प्रकार निम्न पदाधिकारी के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, पंच और सरपंच। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती किसके विरुद्ध, है ना, उप सरपंच के विरुद्ध नहीं ला सकते हैं, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। यह पिछले प्रश्न में
जनपद पंचायत अध्यक्ष का भी लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसको प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन ये प्रत्यावर्तन नहीं हो सकता इनका। जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर पालिक निगम महापौर, नगर पंचायत सदस्य पार्षद, नगर नगर पंचायत सदस्य पार्षद और नगर पालिका सदस्य पार्षद। और अगला है नगर पालिका नगर पालिक निगम सदस्य पार्षद, ठीक है, नगर पालिक निगम सदस्य पार्षद। तो ये 11 पद है ना, जिनका प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, है ना, ये व्याख्या ही याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, ये 2019 का प्रश्न है। अभी अभी हमने देखा, जनपद पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यावर्तन नहीं हो सकता, जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यावर्तन नहीं हो सकता, ग्राम पंचायत का सरपंच, इसका प्रत्यावर्तन हो सकता है, इसलिए ये कथन गलत है। और इसका ये भी गलत है, क्योंकि इनका प्रत्यावर्तन तो हो सकता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है सही विकल्प चुने। चलिए देखते हैं। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा वे उचित समझें तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लिया जाए, थोड़ा समझ में नहीं आया। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा वे उचित समझें तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, इनके आधार पर हमें पूछा गया है। राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करेंगे, है ना, 2 पद से हटा सकते हैं। धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना, है ना, तो ये भी सही है ना, इसके आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना, तो ये भी सही है। व्यक्तिगत निधियों में से एक लाख उद्यम में संलग्न होना, तो ये तो गलत है, ये उसका पर्सनल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगला स्लाइड भी दिया हुआ है, अगले स्लाइड में दिया हुआ है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? अ, सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है ना। किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सरपंच। अगला देखते हैं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? इसका उत्तर याद रखिएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से। अगला देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? ये भी सेम सवाल है लगभग लगभग, है ना। ये जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध पूछा गया है, और इसके पिछला वाला प्रश्न जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध, तो इसका उत्तर भी सेम हो जाएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। अगला देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों में
3/4 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करें, जो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक हो। ठीक है, स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? ग्राम पंचायत का पंच किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है? तो ये इसका उत्तर यहाँ पे मुझे तो अविश्वास प्रस्ताव भी दिख रहा है, प्रत्यावर्तन भी दिख रहा है। इसका उत्तर आयोग ने प्रत्यावर्तन लिया है ना? प्रत्यावर्तन द्वारा पद से हटाया जा सकता है पंच को। ठीक है, चलिए व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। इसका उत्तर है प्रत्यावर्तन द्वारा। प्रत्यावर्तन या रिकॉल का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 21 क के तहत किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी जैसे सरपंच एवं पंच को वापस बुलाया जा सकता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट पिछला प्रश्न को आप याद रखिएगा, है ना? पंच को किस तरह पद से हटा सकते हैं? तो प्रत्यावर्तन से हटा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है? अ, किस तरह पदच्युत किया जा सकता है? तो एक संकल्प द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। प्रत्यावर्तन द्वारा तो नहीं कर सकते हैं, है ना? अभी थोड़ी देर पहले व्याख्या में भी हमने देखा था। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। स्लो हो गया है। प्रश्न है, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? तो याद रखिएगा आप, वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है ना? और वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष चुनौती दे सकता है। ये दो काम वो कर सकता है। नहीं नहीं, सॉरी, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के समक्ष नहीं देगा, वो कलेक्टर के समक्ष देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत मैं रीड कर रही थी, ये गलत हो जाएगा, है ना? इस सरपंच के विरुद्ध बोला गया है। ठीक है, जो सरपंच है वो कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो पंच और सरपंच और नगर पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? ये भी सेम प्रश्न है उसी तरह का, पंच और सरपंच, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सरपंच के विषय में क्या सही है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से तथा पंचों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है। अविश्वास प्रस्ताव के 10 दिनों की सूचना आवश्यक है, ये गलत है। सरपंच 15 दिनों के भीतर अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है, तो ये गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ये कलेक्टर के समक्ष अपना, है ना, वो देता है, क्या नाम, चुनौती, और 7 दिनों के भीतर ही उसको चुनौती देनी होती है। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला हम देखते हैं। सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? तो सदस्यों द्वारा अपने अपने में से चुना गया सदस्य
सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य ही स्थानापन्न सरपंच के रूप में कार्य करेगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या है। सरपंच पद की आकस्मिक आकस्मिक रिक्ति होने पर पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुना जाता है। अगला देखते हैं। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? तो एक तो उप सरपंच, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष। तो उत्तर हो जाएगा सी डी ई। सी डी ई ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है प्रश्न है, पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तित या रिकॉल करने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, पूछा गया है। ठीक है, क्या असत्य है? चलिए देखते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर सक्षम अधिकारी को देंगे। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। ये कथन अ, सत्य है। ठीक है, पद धारण करने के 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। ये कथन असत्य होगा जी, है ना? क्योंकि प्रत्यावर्तन तो नहीं किया जा सकता, है ना? इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। ये कथन भी सही है। यदि कार्यकाल 6 माह शेष बचा हो तो भी यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। ये कथन भी सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें पूछा क्या गया है? असत्य। ठीक है, तो प्रत्यावर्तन तो हम कर ही नहीं सकते 2.5 वर्ष, है ना? ऐसी स्थिति में। चलिए अगला हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, पंचायत अधिकारियों के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या निम्नलिखित में से प्रक्रियाएं की जाती है? निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती है। तो पंचायत अधिकारी को प्रत्यावर्तन करने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता पंचायत अधिकारी को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं, तो इस प्रकार बहुमत पारित होने पर सरपंच का पद तात्कालिक रूप से रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, और उस स्थिति में पर्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है, उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जब पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। ठीक है, 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए, तब उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपना सकते हैं। उस उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो जाए। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो जाए, है ना? उस कंडीशन में भी प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता। और जब कार्यकाल 6 माह बाकी हो, तो उस कंडीशन में भी प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है, तो ये व्याख्या आप ध्यान में रखिएगा। और हमारे आज के प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था जी, है ना, सीजी प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न बनते हैं इनमें से। तो 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं इसके। अगर आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट 2-3 वीडियोस और बनाऊंगी इसके। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, तब मैं मिलती हूँ फिर अगले किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को और मेरे साथियों को एग्जाम्स की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।